कि एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकता है मॉलिक्यूल, पहला चीज, और कैटेनेशन के अलावा केवल कैटेनेशन कोई मतलब का पार्ट नहीं होता। एक कैटेनेशन वाला पार्ट तो और एलिमेंट शो करते हैं, सिलिकॉन शो कर सकता है, सल्फर शो कर सकता है, फास्फोरस शो कर सकता है। बट कैटेनेशन के अलावा हम लोग एक टर्म यूज क्या करते हैं, टेट्रावैलेंसी। सुन रखा है कभी अमलदीप टेट्रावैलेंसी? यस सर। क्या होता है टेट्रावैलेंसी? तो उसका वैलेंसी 4 होता है। उसका वैलेंसी 4 होता है। हाँ वंशिका, सुन रखा है कभी टेट्रावैलेंसी? यस सर। ओके, तो जो वैलेंसी वाला पार्ट है वो 4 के बराबर होता है। ठीक है, इतना तो हमको सबको मालूम होता है। लेकिन एक छोटा सा सवाल होता है, जैसे तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जस्ट शुरू हुआ है लेक्चर 1 और लेक्चर 2। वही लेक्चर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें नोट डाउन करने लायक कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एक बार समझना है और फिर जिंदगी भर ये चीज याद रहेगा, इसलिए हम इस चीज को उसी नोट्स में डिस्कस करते चले जा रहे हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे स्क्रीन पे, व्हाई डज वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो पहला पार्ट है कैटेनेशन, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, सल्फर सल्फर के साथ बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस फास्फोरस के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब कनेक्शन इस तरीके से चेन बाई चेन चलते जा सकता है। और दूसरा टेट्रावैलेंसी, मतलब कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है। 4 बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे एक छोटा सा सवाल ये आता है, और वो सवाल का जवाब तुमको सोच के देना है कि जैसे सल्फर जो है ये भी कैटेनेशन शो करता है, कार्बन भी कैटेनेशन शो करता है, तो दोनों कैटेनेशन तो शो कर दिया, पहला चीज। उसके अलावा सल्फर वैलेंसी मैक्सिमम 6 शो कर सकता है, जबकि कार्बन वाला पार्ट वैलेंसी मैक्सिमम 4 शो कर सकता है। मतलब खुद से सोच के देखो कि कार्बन 4 ही वैलेंसी शो कर रहा है मैक्सिमम, जबकि सल्फर 6 वैलेंसी शो कर रहा है। तो भी कार्बन के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सल्फर के एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? इसका क्या रीजन है? कोई सोच के बताओ। क्या फिर हमको लगता है कि 10th क्लास में चीजें मालूम होनी चाहिए, बट एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है? क्या एनसीईआरटी में केवल 2 ही चीज दे रखा है, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी? तो ये तीसरा पार्ट क्या है जिसकी वजह से कार्बन के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सल्फर के, फास्फोरस के, सिलिकॉन के एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? ऑल्दो ये सब कैटेनेशन शो करते हैं। सल्फर फास्फोरस वैलेंसी भी 5 और 6 शो कर सकता है, सल्फर 6 शो करेगा, फास्फोरस 5 शो करेगा। तो इसके इतने सारे कंपाउंड्स क्यों नहीं है? क्या रीजन सर है? S8 भी तो होता है ना? क्या क्या? सल्फर 8 वैलेंसी भी तो शो करता है ना? नहीं नहीं, 8 वैलेंसी शो नहीं करता है, सल्फर मैक्सिमम 6 वैलेंसी शो करता है। तुमने कौन सा मॉलिक्यूल बोला? S8। S8 में वैलेंसी सल्फर का 2 है, उसका वैलेंसी 8 नहीं है। उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्क्रीन पे बना रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, चलो ध्यान दो। जो S8 का स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट इस टाइप का होता है। 1 मिनट। एक मतलब हम लोग क्राउन शेप की बात करते हैं बेसिकली, इस टाइप का शेप होता है, जहाँ पे हर एक बेंड वाले पोजीशन पे एक एक सल्फर को मेंशन कर रहे होते हैं हम लोग, ये चीज। तो सल्फर 2 ही बॉन्ड बना रखा है, एक सल्फर 2 बॉन्ड बना रखा है। वैलेंसी वाला पार्ट इसका 2 है, 8 नहीं है। बट मैक्सिमम सल्फर 6 वैलेंसी शो कर सकता है। जैसे अगर हम लोग H2SO4 को कंसिडर करके चले अगर, तो H2SO4 वाले पार्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप। तो सल्फर यहाँ 6 बॉन्ड्स बना रखे होते हैं, इस टाइप की बात करते हैं। बट वैलेंसी मैक्सिमम 6 होता है, 8 नहीं। बताओ भाई, कार्बन के इतने सारे कंपाउंड से बट सल्फर के नहीं, ऐसा क्यों? क्या रीजन रहा होगा जिसकी वजह से हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़ना पड़ता है, पूरा एक यूनिट अलग से बना के चलते हैं? जो कार्बन के सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सर कार्बन दूसरा एलिमेंट के साथ भी बहुत अच्छे से आसानी से बन जाता है कंपाउंड। तो सल्फर भी बनाता है, SO2, CH2, और सर कार्बन का एटम छोटा होता है तो उससे क्या उसका होगा? मास कम होता है, उससे क्या होगा? तो हो सकता है वो इजीली बना लेता होगा। छोटा होने से बॉन्ड इजीली बना लेता होगा? ऑलमोस्ट रिलेशन तो है, लेकिन बड़ा इनडायरेक्ट रिलेशन। मतलब उस रिलेशन में अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत बाद में जाएंगे। है चीज, ये फैक्ट है
लेकिन इसका कुछ दूसरा इम्प्लीकेशन है एक्चुअल में। शिवम। हेलो। हाँ हाँ शिवम बताओ। नहीं पता। नहीं पता, चलो एक चीज है, नो सर। जैसे एक चीज बताओ, अल्कीन अल्कीन अल्काइन में क्या डिफरेंस होता है? बॉन्ड का। बॉन्ड सर का। हाँ, हाँ बॉन्ड का। अल्कीन में क्या होता है? यस सर। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड डबल होता है। बॉन्ड। अच्छा सर, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, सुना है कभी? नहीं सुना है, चलो उस चीज को हम लोग खैर बताएंगे, 11th क्लास में डिस्कस करना होता है। जैसे सोच के देखो, एक रस्सी है और दो रस्सी है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? 2 रस्सी सर। लॉजिकल बात है, दो रस्सी है ना। तो जैसे यस सर। सिंगल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड है वो डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, वो दो एटम्स को ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करके रखेगा, ठीक है। अब उसको ऐसा समझो जैसे कार्बन के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मिलियंस कंपाउंड तो तब एग्जिस्ट करेगा जब बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होंगे, काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे कार्बन से एसोसिएटेड, ये नॉर्मल लॉजिक होना चाहिए। अगर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, 6 एटम 7 एटम 8 एटम, तो मिलियंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लेकिन मिलियंस नहीं हो सकते। मिलियंस तब होगा नॉर्मली जब इन जनरल कार्बन के दूसरे पार्ट से एसोसिएटेड बॉन्ड्स एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे, मतलब कार्बन के काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करना शुरू करेंगे। ये ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं आराम से। तो जब कार्बन के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको ऐसा समझ लो, अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है तो मास ज्यादा होना चाहिए। अगर मास ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कहीं कहीं से बॉन्ड ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, कंपाउंड बीच से डिसोसिएट करने के चांसेस में आ सकता है। जैसे उसको हम नॉर्मली इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, मान लो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के पोल में अगर एक एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन तक जाना होता है, तो बीच में बहुत सारे पिलर्स रखे जाते हैं, बहुत सारे पोल्स होते हैं बड़े बड़े, और जिसमें हाई ट्रांसमिशन के वायर चल रहे होते हैं। तो हम लोग एक वायर से भी तो पूरा एक जगह से सीधा दूसरे जगह को बांध दिए, बहुत हाई पोल बना दिए और सीधा एक जगह से दूसरे जगह को बांध दिए, ये भी कर सकते थे, बट ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि उस वायर का मास होता है। तो जब मास होगा तो हमेशा, जैसे हर एक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है, जैसे रस्सी है, पतला धागा है, तो उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। थोड़ा मोटा रस्सी होगा, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, फिर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और मोटा रस्सी होगा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन हर एक पार्ट का एक ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है। तो अगर बहुत लंबा वायर होगा तो काफी ज्यादा मास होगा, और जब ज्यादा मास होगा तो आराम से रस्सी ब्रेक कर जाएगा, तो इसीलिए उसको छोटे छोटे पार्ट में डिसोसिएट करके पूरे पोल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। सेम चीज यहाँ बोल सकते हैं। अगर मान लो कार्बन के बहुत ज्यादा बड़े कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेंगे, तो बीच में उसका स्ट्रेंथ वीक होना शुरू होगा, वहां से कंपाउंड ब्रेक कर सकता है। तो ब्रेकिंग ना हो इसके लिए कंपाउंड में स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, और कार्बन का जो छोटा साइज है वो इस चीज को एप्लीकेबल बना देता है। और कैसे एप्लीकेबल बनाता है, केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक पार्ट होता है कि कार्बन के छोटे साइज होने के वजह से कार्बन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, और कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जो बोला ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जिसके वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को भी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है। जबकि सल्फर सारे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, फास्फोरस भी सारे एलिमेंट्स के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। जैसे ऊपर देखो स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्रीन पे तुम लोगों को, सल्फर वाला पार्ट H2SO4 में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, तो बॉन्ड बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। डबल बॉन्ड बना सकता है, फास्फोरस भी डबल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस तरीके से सारे एलिमेंट्स के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ ही डबल बॉन्ड बना सकता है। और अगर कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ डबल बॉन्ड बनाया तो कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन बहुत लार्ज स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और सल्फर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बहुत रेयरली बनाएगा, फास्फोरस फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो ये जो दो रीजंस है, कैटेनेशन, ये सल्फर भी शो करता है, फास्फोरस भी शो करता है, सिलिकॉन भी शो करता है। दूसरा पार्ट टेट्रावैलेंसी, सल्फर 2 4 6, मतलब बाई वैलेंट भी हो सकता है, टेट्रावैलेंट भी हो सकता है, हेक्सावैलेंट भी हो सकता है। फास्फोरस 3 और 5 वैलेंसी शो करता है, लेकिन
क्योंकि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए कार्बन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेंथ के साथ एग्जिस्ट करते हैं, और इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहला पार्ट जो हम लोगों ने यहीं पे डिस्कस किया था, एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, टेट्रावैलेंसी होता है, उसके जस्ट नीचे सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस कैन शो को कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और इसके नीचे जस्ट शायद यही सवाल डिस्कस किया होगा, ये पॉइंट लिखवा रखा है स्क्रीन पे। Although sulfur and phosphorus shows catenation and higher valency than carbon, but due to their inability to form multiple bond, मतलब double bond और triple bond, similar to carbon, बहुत बड़े स्ट्रक्चर से एग्जिस्ट नहीं कर सकते कंपाउंड के। बड़े स्ट्रक्चर बनना शुरू होंगे तो फिर बीच से स्ट्रक्चर ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए लार्जर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जबकि कार्बन के केस में बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कंपाउंड के मिलियंस एंड मिलियंस कंपाउंड की पॉसिबिलिटी को आराम से फिजिबल बना सकता है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जो क्लास 10th के मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट एक स्टेप फर्दर है। क्लास 10th में क्वेश्चन होता है व्हाई डज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एग्जिस्ट, बट उसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे हम लोग कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी की वजह से मिलियंस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला चीज। दूसरा पार्ट जो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से, और लोग एक्चुअल में इस चीज पे ध्यान नहीं दिया करते हैं, ये मतलब लोगों को लगता है कि तो बहुत ही वाहियात चीज है, बट लोगों को आगे जाने के बाद कंपाउंड के स्ट्रक्चर के रिप्रेजेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे 10th क्लास में जो चीज पढ़ा था उसमें देखते होंगे कार्बन रिप्रेजेंट किया, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स बना करके रिप्रेजेंट किया, तो उतना फुर्सत नहीं है कि हम लोग बार बार कार्बन हाइड्रोजन सब रिप्रेजेंट करें। 10th क्लास तक ठीक है, 11th 12th में भी ऑलमोस्ट ठीक है, कर सकते हैं स्कूल के एग्जाम में, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में या फिर एक्सपेरिमेंट्स के टाइम पे जो बड़े बड़े लैब्स में स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे ये चीज नहीं पॉसिबल है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें हम लोग कंपाउंड्स को, तो उसमें हम लोगों के पास दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरी पॉसिबिलिटी 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशन से पहले छोटा सा एक पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास में तुम लोगों के, उसके बाद आइसोमरिज्म में उस चीज का डिस्कशन करेंगे कि कंपाउंड 3 डायमेंशन में किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन 2 डायमेंशन वाले रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 3 तरह की पॉसिबिलिटी का डिस्कशन कर रहे होंगे। उन तीनों पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, फिर एक कंपाउंड को उन तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए तुम लोगों को, ताकि आगे कभी भी किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन हो तो कार्बन के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है ये हम लोग जज कर पाए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये हम लोग जज कर पाए, जिसमें 3 पार्ट होता है। एक को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं, जो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है 10th क्लास में, सारा कुछ दिख रहा है, कार्बन का बॉन्ड दिख रहा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा, सब कुछ दिख रहा। दूसरा पार्ट कंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे हम लोग, और तीसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और एक्चुअल में जैसे नॉर्मली किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कंडेंस्ड फॉर्म यूज किया जाता है या इन जनरल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, बट लोगों को पता नहीं क्यों, हमको तो ऐसा नहीं लगता, बट लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी। ऑल्दो हमको लगता है कि जब हम ये चीज बताते हैं एक लेक्चर में तो उसके बाद ये चीजें काफी आसान हो जाती हैं, बट लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होता है उसमें कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। हो सकता है शायद उन लोगों ने कभी ये चीज नहीं पढ़ा होगा इसलिए उनको दिक्कत होता है, बट अदरवाइज आराम से इस चीज को जज कर सकते हैं कि तीनों रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं। जैसे इसको हम अलग से एग्जाम्पल वाइज मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद हम सारे एग्जांपल्स को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। जैसे पहला तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसे मान लो बचपन में प्रोपेन पढ़ा था, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, शिवम बताओ। शिवम जल्दी बताओ। अमलदीप। C3H8 है ना। तो जैसे वहां पे ये चीज देखा था, C3H8 जब बोला गया था तो उसके इसमें 3 कार्बन हो गए, और सारे के सारे कार्बन वाले पार्ट पे एक एक हाइड्रोजन हम लोग बॉन्ड्स के साथ दिखाते चले जा रहे थे। तो पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। इस चीज को हम लोग C3H8 बोल सकते हैं। तो जब हम लोग कार्बन को तो रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम लोग कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन इन सारे बॉन्ड्स को दिखाते हैं तो इस चीज को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म बोला करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब कार्बन के साथ जितने बॉन्ड्स है, कार्बन के साथ केवल, किसी दूसरे ग्रुप के साथ नहीं, कार्बन से एसोसिएटेड जितने बॉन्ड्स हैं उन सारे बॉन्ड्स को दिखाना है। ऑल्दो ये काम का चीज नहीं है। जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो
अंशिका एक चीज बताओ, 10th क्लास में पढ़ा था कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं? सर 3। 3 टाइप के 10th क्लास में पढ़ा था। अच्छा, कौन कौन सा? वही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल अरे बॉन्ड। वो नहीं, उस टाइप का बॉन्ड नहीं। बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस सेंस में कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड सुना था कभी? एक, हाँ, क्या होता है वो आयनिक बॉन्ड? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। एग्जैक्टली। और दूसरा कौन सा बॉन्ड था? और एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। उसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। तो हाँ। जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि दोनों एटम, जिन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, एक एटम दूसरा एटम, दोनों एक दूसरे के एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या एक एक इलेक्ट्रॉन में नहीं, इन जनरल हम लोग दोनों के इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कराते हैं। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों में एक बॉन्ड बनेगा। जो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं ना, वो एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से हुआ। जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दूसरे का भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, तो डबल बॉन्ड बनेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, दूसरे का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में जैसे जब हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, तो एक बॉन्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। तो जैसे मान लो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही एक है तो 2 का शेयरिंग तो वैसे भी नहीं कर सकता, मतलब एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा एक होता है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो जैसे यहाँ हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर मेंशन किया है कंपाउंड का C3H8, तो सारे हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल बॉन्ड को दिखाया है। अब मालूम है अपने को कि हाइड्रोजन एक से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, कभी भी बॉन्ड बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो क्यों बार बार उस बॉन्ड को दिखाना है, उसका लॉजिक नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए हम लोग उसको हटा के रखते हैं। हटा के रखने का मतलब है उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे मान लो पहला कार्बन है, तो इस पहले वाले कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे लेफ्ट में एक कार्बन लिखते हैं, उस कार्बन से एसोसिएटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनको जस्ट बगल में लिखते हैं। बट ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे सबसे लेफ्ट वाला अगर कार्बन है, तो सबसे लेफ्ट वाले कार्बन के केस में हम लोग सारे ग्रुप्स को उसके भी लेफ्ट में लिख सकते हैं। जैसे एक एक रस्सी है, तो उस रस्सी के एक एंड पे हम लोग दूसरे साइड भी ग्रुप को डाल सकते हैं, पहले साइड भी ग्रुप को डाल सकते हैं। तो इन जनरल हम लोग अगर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे C1 है, तो इसके ऊपर के तीनों हाइड्रोजन को हम लोग लेफ्ट साइड में, इस कार्बन के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके राइट साइड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कहीं भी रिप्रेजेंट करो। लेकिन अगर हम लोग C2 की बात करेंगे, कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 में हम लोग हमेशा ग्रुप्स को राइट साइड में रखने की कोशिश करेंगे, ताकि मालूम पड़ जाए कि C2 के साथ जो भी ग्रुप्स एसोसिएटेड है, इसके राइट साइड वाले ग्रुप हुआ करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इस केस में CH3 मेंशन किया जा सकता है, सबसे पहला चीज। दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे CH2 मेंशन किया जा सकता है। और तीसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे CH3 मेंशन कर दिया है। हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को नहीं दिखा है, केवल हाइड्रोजन को मेंशन कर दिया है, पहला चीज। और इसके बाद C1 और C2 के बीच में एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब यहाँ पे एक सिंगल लाइन डिनोट कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन डिनोट करने का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन से बॉन्ड एसोसिएट हुआ, सिंगल लाइन का मतलब है इस कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ये हम लोग को बाय डिफॉल्ट समझ के रखना होगा। सिमिलर टाइप से C2 और C3 के बीच में भी एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया। इस चीज को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब कंडेंस्ड फॉर्म में इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है, कंडेंस्ड फॉर्म इसको बोला जा सकता है, जहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअल कंडेंस्ड फॉर्म ये भी नहीं होता। एक्चुअल कंडेंस्ड फॉर्म वाला पार्ट, इसमें हम लोग कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, मतलब कार्बन के भी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ ऐसा लिख सकते हैं CH3, और जो बगल वाला कार्बन है इसके बॉन्ड को भी हटा दो, तो CH2, उसके जस्ट बगल वाले बॉन्ड को भी हटा दो, CH3। इस चीज को कंडेंस्ड फॉर्म बोला जाता है। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब सारे के सारे ग्रुप्स को हम लोग क्लोज लेकर के आ गए, कोई भी बॉन्ड नहीं दिखा रहे।
मतलब जैसे शुरू में हाइड्रोजन वाले पार्ट को क्लोज लेके आए थे, उसके बॉन्ड को छुपाए, फिर कार्बन को भी क्लोज लेके आ गया, उसके बॉन्ड को छुपाए। तो ये दोनों को हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म बोल दिया करेंगे। जहां कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिखा वो भी कंडेंस्ड फॉर्म, जहां कोई भी बॉन्ड नहीं दिख रहा वो भी कंडेंस्ड फॉर्म। और मेरे हिसाब से एक्चुअल में ये कंडेंस्ड फॉर्म का नीचे वाला जो पार्ट है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। जैसे यहाँ तो बड़ा सिंपल सा लगा कि अच्छा इसमें तो क्या ही है, इसमें कार्बन 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 दिख रहा, लेकिन जब हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बड़े फॉर्मेट में डालना शुरू करते हैं तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें पता नहीं चलता कि कौन से कार्बन से क्या क्या ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो उस केस में हम लोगों को हमेशा दिमाग में एक चीज रखना होता है कि कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी शो करेगा, कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट होना चाहिए। तो जिस स्ट्रक्चर में कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा वो स्ट्रक्चर डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। वो हम लोग आएंगे उन एग्जांपल्स पे, आएंगे हम लोग उस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, फिर उसके अलावा फिर कंडेंस्ड फॉर्म वाला पार्ट हुआ, उसके नीचे और भी कंडेंस्ड फॉर्म वाला पार्ट हुआ। ऐसा आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं, पहला चीज है। उसके बाद एक और हम लोगों ने ऊपर नाम मेंशन किया था, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग कार्बन भी उधर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, केवल लाइन के फॉर्म में और बॉन्ड के फॉर्म में काम करेंगे। जैसे प्रोपेन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये कर लो या फिर इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, इस तरीके से लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होगा कि एक लाइन के फॉर्म में हम लोग चीजें रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें कहीं कहीं पे बेंड डालना शुरू करेंगे। जैसे एक लाइन चल रहा है तो उसमें लाइन के एंड पॉइंट्स पे एक एक कार्बन माना जाता है कि जहां भी लाइन खत्म होगा वहां एक एक कार्बन है। फिर उसके अलावा जहां लाइन बेंड होगा वहां पे एक कार्बन है। तो जैसे मान लो कि हम लोगों को 3 कार्बन रिप्रेजेंट करना था, तो 3 कार्बन का मतलब हो गया एक कॉर्नर से शुरू किए तो एक कार्बन आया। फिर उसके बाद जब हम लोग को दूसरे कार्बन में जाना था तो सेकंड कार्बन में गए, लेकिन उसके बाद तीसरा कार्बन अगर स्ट्रेट लाइन पे डालेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है, ये तीनों कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 3 कार्बन है तो इसका मतलब एक बेंड कर सकते हैं, क्योंकि 3 मतलब एक बेंड करेंगे तो 2 एंड पॉइंट होंगे, 2 एंड पॉइंट मतलब 2 कार्बन, एक बेंड मतलब एक कार्बन। अगर 4 कार्बन रिप्रेजेंट करना होता तो 2 तो एंड पॉइंट हो गए। अब 4 कार्बन है, 2 एंड पॉइंट्स हो गए, और उसके अलावा 2 बेंड रखेंगे तो 4 कार्बन आएगा। तो एक बेंड कर दिया, दूसरा बेंड कर दिया, ये 4 कार्बन का चेन आराम से बनाया जा सकता है। अगर मान लो 5 कार्बन है तो 2 तो एंड पॉइंट हो गया, और उसके अलावा क्या होगा, तो 3 बेंड वाले पोजीशन होने चाहिए। तो एक कॉर्नर से शुरू किया, 1 2 3 4 5, ये हम लोग के 5 कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। सारे के सारे एंड पॉइंट्स और सारे के सारे बेंड, जहाँ पे बॉन्ड बेंड हो रहा है, जहाँ पे लाइन बेंड हो रहा, वो एक एक कार्बन होगा। ये बड़ा सिंपल सा चीज होता है। और उसमें एक चीज ध्यान रखना होता है, बस केवल एक चीज ध्यान रखना होता है, जहां भी लाइन एंड हो रहा उसके एंड पॉइंट पे कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी नया एटम नहीं होना चाहिए कार्बन के अलावा कुछ भी। जैसे यहाँ पे मान लो कि ऐसा मेंशन किया मैंने स्ट्रक्चर, और यहाँ पे OH लिख दिया, तो जब OH लिखेंगे इसका मतलब ये होगा कि वहां पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही लाइन खत्म हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन दिख रहा है, तो वहां कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बॉन्ड लाइन में हम लोगों को कंसिडर करते हुए चलना होता है। इस केस में जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया मैंने, यहाँ पे पहले वाले पोजीशन पे कार्बन है, दूसरे वाले पोजीशन पे कार्बन है, और जहां लाइन एंड हो रहा अगर वहां पे कोई नया एटम दिख रहा तो उस केस में यहाँ पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई दूसरे टाइप का एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहाँ कार्बन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर केवल 2 ही कार्बन एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, अमलदीप क्लास 9th में तुम लोगों ने प्रोपेन का स्ट्रक्चर सुना होगा, सॉरी प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर सुना होगा या फॉर्मूला सुना होगा। क्या होता है प्रोपेनॉन? बताओ भाई जल्दी। आवाज आ रहा है अमलदीप? यस सर। हाँ बताओ प्रोपेनॉन क्या होता है। बोल ही नहीं रहा। कुछ अंशिका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है सर। फॉर्मूला याद नहीं रहा, अंशिका बताओ। सर C3H6O। C3H6O। हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा। कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन हो गया,
जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे फिर से 3 हाइड्रोजन हो गया। तो 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाला पार्ट, C3H6O ऐसा मेंशन करके चल रहा है। तो जैसे मान लो ये देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग कार्बन के साथ सारे बॉन्ड्स को दिखा रहे हैं, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो जब इसको कंडेंस फॉर्म में डालेंगे तो कंडेंस फॉर्म में हम लोग हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो ऐसा कर सकते हैं CH3, उसको लेफ्ट साइड में भी लिख सकते थे हम लोग ऐसा CH3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल राइट साइड में लिखेंगे CH3। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के बॉन्ड को नहीं दिखाना है, बट बाकी सारे एटम्स को दिखाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके जस्ट बगल वाले पार्ट में CH3 वापस से मेंशन किया जा सकता है। CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 ऐसा मेंशन कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो ये पूरे कंपाउंड वाले पार्ट को हम लोग प्रोपेनॉन बोलते हैं। अब अगर मान लो और कंडेंस्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो और कंडेंस्ड फॉर्म में हम लोग कार्बन के बॉन्ड को भी नहीं दिखाएंगे। तो बेसिकली कार्बन के बॉन्ड को नहीं दिखाना है तो कार्बन ऑक्सीजन का ही बॉन्ड छुपाना होगा। तो उसको लिखने का तरीका ऐसा होगा CH3COCH3। अब जैसे कंफ्यूजन क्या होगा कि सर CH3COCH3 है, तो इस पार्टिकुलर केस में तो ऐसा भी तो स्ट्रक्चर बना सकते थे CH3 कार्बन OCH3। ये भी गलत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन वाला पार्ट हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। आइदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ऑक्सीजन 2 सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे। तो आइदर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बनाना है या सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन का तो काम हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि पहले कार्बन पे कार्बन का बॉन्ड दिख रहा तो एक बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन 3 दिख रहा बगल में तो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड आ गया, तो पहले कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका। लास्ट कार्बन में एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड दिख रहा और 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड दिख रहा, इसका मतलब 4 बॉन्ड यहाँ भी कवर हो गया। बचा बीच वाला कार्बन, इसमें केवल 2 ही बॉन्ड्स दिख रहे हैं हम लोगों को, इसका मतलब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स है तो इसका 4 बॉन्ड कवर नहीं हो पा रहा। अगर 4 बॉन्ड कवर नहीं हो पा रहा मतलब स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर हम लोग बना के काम नहीं कर सकते। ऑल्दो तुम लोगों ने क्लास 10th में सुना था अल्कोहल के अलावा ईथर वाला पार्ट, तो ये ईथर है, ये पूरा कंपाउंड को ईथर बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। यही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमेशा कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए चलना है। तो कार्बन के टेट्रा वैलेंसी को अगर कंप्लीट करना शुरू करें इस कंडेंस्ड फॉर्म से, तो हम क्या करेंगे ये देखो। पहले कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन बना दिया, उसके जस्ट बगल में कार्बन लिखा और कार्बन के साथ पहले कार्बन को एसोसिएट तो करना ही करना है। तो जैसे कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बन का एक बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया। तो एक चीज हो गया, पहले कार्बन का चारों बॉन्ड कवर हो चुका, इसको छोड़ दिया। अब बगल वाले कार्बन की बात करते हैं। बगल वाले कार्बन पे एक बॉन्ड बन चुका है, अब इसके बाजू में ऑक्सीजन है, उसके साथ CH3 है, तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। या पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर करें अगर, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बोल सकते हैं कि इसके बगल में ऑक्सीजन को रखे और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाए, एक पॉसिबिलिटी, और उसके बाद फिर CH3 को रखे, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बनाए। तो इसमें कार्बन का 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा, ये गलत स्ट्रक्चर है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर एक स्ट्रक्चर बनाने से अपना वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। तो पहले स्ट्रक्चर बनाए थे, अब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के फॉर्मेट में डाले तो दिखा कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो अब एक बगल में CH3 दिख रहा, सिंगल बॉन्ड पे CH3 को आराम से डाल सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं बगल में कार्बन को डाला, यहाँ 3 हाइड्रोजन को डाला, तो कार्बन का 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, कार्बन का 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, दोनों को एक एक बॉन्ड बनाना है, आपस में एक बॉन्ड बना लिया, ये अपना प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर निकल के आ सकता है। तो जब कभी ऑल्दो कंडेंस फॉर्म नहीं दिया जाता है, बट अगर कंडेंस फॉर्म दिया तो उससे स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए बहुत इफिशिएंटली, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। और फिर आता है बात बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का। तो कैसे करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है तो 2 तो एंड पॉइंट हो गया पहला चीज, और उसके अलावा एक बेंड होना चाहिए। तो इस केस में स्ट्रक्चर ऐसा लिख करके काम किया जा सकता है, ये पार्ट। तो 2 एंड पॉइंट्स हो गए, एक बेंड हो गया, और अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिख रहा है हम लोगों को। तो इस केस में एक ऑक्सीजन यहाँ पे प्लेस किए और ऑक्सीजन वाला पार्ट हम लोग डबल बॉन्ड के साथ बीच वाले कार्बन से एसोसिएट किए। तो इसमें ये मत समझना कि यहाँ 4 कार्बन हैं, क्योंकि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में
इस पे एक कार्बन होगा क्योंकि यहाँ पे लाइन एंड हो रहा और कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में कार्बन होगा क्योंकि लाइन एंड हो रहा और कुछ नहीं है। बीच वाले पोजीशन पे भी एक कार्बन एग्जिस्ट कर रहा, और वहां पे तो बॉन्ड बेंड हो रहा है तो कार्बन एग्जिस्ट कर रहा, कोई और एटम है भी नहीं। लेकिन जो ऊपर वाला पोजीशन है जहाँ पे बॉन्ड एंड हो रहा, उसके जस्ट बाजू में ऑक्सीजन है। इसका मतलब इस एंड पॉइंट पे कार्बन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग के पास टोटल 3 कार्बन हो गए और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये अपने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक तरीका होता है। ये चीज तुम लोग को थोड़ा मालूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे पहला पार्ट सबको मालूम होता है, दूसरा पार्ट शायद पहली बार सीख रहे होंगे, और तीसरा पार्ट भी पहली बार सीख रहे होंगे। अगर यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। कोई भी सर डाउट है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन मेंशन नहीं करता है? नहीं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन मेंशन ही नहीं करते। हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों मेंशन नहीं करते अगर वो हाइड्रोजन कार्बन से एसोसिएटेड है। जैसे अगर अल्कोहल हुआ, मान लो ऐसा दे रखे CH3CH2OH, तो अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो बेसिकली वो ऑक्सीजन को एक फंक्शनल ग्रुप के जैसा रिप्रेजेंट करा रहा है। तो इसको जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 कार्बन है, तो हम लोग 2 कार्बन के लिए एक लाइन बना सकते हैं। तो दोनों कार्बन कवर हो गया। फिर एक ऑक्सीजन वाला पार्ट अटैच्ड है बेसिकली OH के फॉर्म में, तो हम लोग कंप्लीट OH ग्रुप लिखेंगे। तो कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कार्बन से एसोसिएटेड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से अटैच्ड है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट किया करेंगे। तो पहले वाले कार्बन पे जैसे अब यहाँ पे उल्टा काम करते हैं, मान लो कि ये स्ट्रक्चर दे रखा और पूछा गया है कि कितने कितने कार्बन हाइड्रोजन है। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, पहले वाले पोजीशन पे कार्बन तो है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं हाइड्रोजन काउंट करने के लिए? तो केवल वैलेंसी को देखना है। ये कार्बन वाला पार्ट यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दिखा रहा, मतलब कार्बन वाला पार्ट जस्ट अपने बगल वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रखा। तो कार्बन अगर एक बॉन्ड बनाया तो कितना बॉन्ड बाकी रह गया है उसका? तो 3 बॉन्ड बाकी रह गया है। अगर 3 बॉन्ड बाकी है, इसका मतलब यहाँ वाले पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन रहा होगा, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। बीच वाले कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन पे 2 लाइंस दिख रहे हैं, मतलब 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 सिंगल बॉन्ड बना रखा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 सिंगल बॉन्ड बना चुका, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन बाकी है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को बना के आराम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो CH3, फिर उसके बाद CH2, और उसके बाद हम लोग लास्ट में OH ग्रुप आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन्स को और कार्बन को नहीं दिखाते, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है तब उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम लोग एल्डिहाइड का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है फंक्शनल ग्रुप वाइज? एल्डिहाइड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 10th क्लास में क्या पढ़ा है? सब CHO। नालायक लगा, सब भूल गया है। अभी जस्ट 10th क्लास पढ़ा है और भूल गए तुम लोग। इसीलिए हम क्लास में बोलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चीजें याद नहीं रहती, आप कितना भी पढ़ लेंगे एग्जाम में जाकर के 2 महीने का भूल जाएंगे, जबकि यहाँ 2 साल चीजें याद रखनी है। 2 साल याद रखना है तो प्रैक्टिस जरूरी है, तुम्हारे दिमाग में रहेगा वो चीज। जब रिवीजन करेंगे तो सब कुछ याद आने लगेगा। 2 साल याद नहीं हो सकता। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, हम 6 साल 7 साल से लगातार वही चीज पढ़ा रहे हैं। साल दर साल हम पहले साल से 6 बैच 7 बैच ले रहे हैं, जबकि पहले साल से लोगों को बैचेज नहीं मिलते हैं। 1 बैच या 2 बैच मिलता है मुश्किल से। हम पहले साल से 6 बैच 7 बैच पढ़ा रहे हैं, हर साल एक ही चीज को 6 बार रिपीट कर रहे हैं। बट कभी कभी अभी ये भूल जाता है, पता नहीं क्या था, याद नहीं आता। तो इसीलिए, क्योंकि इतने बार बोलने के बाद भी अगर चीजें भूल जा रहे हो तो तुम्हारे लिए तो और मुश्किल है याद रखना। इसीलिए प्रैक्टिस क्या करो, बहुत जरूरी होगा। उसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं CHO। अब यहाँ पे जैसे CHO वाले पार्ट का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा का पूरा यूनिट एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये पूरा का पूरा यूनिट एक फंक्शनल ग्रुप है तो इस केस में, इस पार्टिकुलर केस में हम लोगों को हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे मान लो ऐसा दे रखा CH3 CH2 CH2 और CHO, और इसको हम लोग को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग ऐसा रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली यूज कर सकते हैं कि टोटल 4 कार्बन हैं। तो 4 कार्बन मतलब एक पॉइंट से शुरू किया तो पहला कार्बन हो गया, फिर एक लाइन जैसे ही बेंड किया तो दूसरा कार्बन हो गया, फिर लाइन को जब दूसरी जगह बेंड किया तो तीसरा कार्बन हो गया, और चौथा पॉइंट अपना एंड पॉइंट कार्बन वाला पार्ट हो गया।
अब उसके बाद क्योंकि कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, पूरा का पूरा ये CHO, तो कार्बन को भी रिप्रेजेंट करना था और इसका हाइड्रोजन भी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। तो नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि पहले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, दूसरे पे भी नहीं दिखाएंगे, तीसरे पे भी नहीं दिखाएंगे, चौथे पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाया और इसी के ऊपर एक हाइड्रोजन वाले पार्ट को मेंशन कर दिया। तो जब लाइन के एंड में हाइड्रोजन मेंशन किया है, इसका मतलब वहां पे कोई कार्बन तो नहीं है। और क्योंकि ये हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि अगर वहाँ H नहीं होता तो फंक्शनल ग्रुप कुछ और हो जाता है, तो इसीलिए इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है पूरे एक सिंगल यूनिट के फॉर्मेट में। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो। सर, इथेन और इथीन में तो फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? कर सकते, एकदम कर सकते हैं। इथेन का मतलब ये हो गया, और अगर इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाना है तो इसके इसमें दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक लाइन दिखा दिया। इथीन का मतलब क्या होगा, तो दो डबल, मतलब सॉरी, एक डबल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दो दो हाइड्रोजन्स, तो इस केस में ये अपने इथीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं ये हम लोग को रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। और कोई डाउट? बोलो भाई, और कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स वाले पार्ट पे आते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊपर। वो सिंपल सिंपल केसेस हैं, केवल उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का पार्ट बता रखा है कि जैसे सबसे पहले इथेन का स्ट्रक्चर था, वो एग्जांपल्स में हम मेंशन कर रहे थे शुरू के दो तीन केसेस। तो इथेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो C2H6 है, तो CH3 ये अपना कंडेंस्ड फॉर्म होगा, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक स्ट्रेट लाइन के जैसा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला केस है। दूसरा केस हम लोग लेके चले थे प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन तो अभी जस्ट डिस्कस किया तुम लोगों को कि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, तो उसको जब हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म में डालेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड CH3, और जब उसको और कंडेंस्ड फॉर्म में डालेंगे तो उसके जस्ट नीचे का स्ट्रक्चर हम लोग मेंशन करते हुए आराम से काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे अगला स्ट्रक्चर मेंशन करके चल रहा है बॉन्ड लाइन वाले पार्ट में, ठीक है। और उसमें वही चीज आया था डाउट, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे। तो एक कार्बन के ऊपर अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा, मतलब तीन बॉन्ड्स गायब है, तो वहां पे तीन हाइड्रोजन होंगे। जबकि सेंटर वाले कार्बन के ऊपर तीन बॉन्ड्स हम लोग को, सॉरी, चार बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो चार बॉन्ड ऑलरेडी दिख रहा है, तो वहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होंगे। राइट साइड वाले पार्ट में तीन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे, सॉरी, एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब वहाँ पे तीन हाइड्रोजन होंगे। ये अपने प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कोई एक डिस्कशन में कोई पूछा था कि सर ऐसे बेंजीन में से सर्कल क्यों दिखाते हैं, उस चीज का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, अभी उस चीज को नहीं देखना है। पेंटेन का स्ट्रक्चर, तो पेंटेन वाले पार्ट में C5H12 दे रखा, और C5H12 मतलब कार्बन के ऊपर तीन हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो टोटल पांच कार्बन है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। तो CH3 CH2 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 CH3। ये हम इस क्वेश्चन को ऐसा रखे थे कि जैसे तीन फॉर्मेट्स है अपने पास, उन तीन फॉर्मेट्स में हम लोगों को क्वेश्चन में मैंने केवल कोई एक फॉर्मेट दे रखा था। और एक मिनट, बाबूलाल जी, बाबूलाल जी, विशाल सर को फोन दे दीजिए ना थोड़ा। हाँ, फोन दे दीजिए, फोन फोन कॉल आ रहा है किसी का। तो हम लोगों ने उस टाइम पे ये कंसिडरेशन रखा था केवल कि जैसे तीनों फॉर्मेट्स में से कोई एक फॉर्मेट हम दे रखे होंगे, और बाकी फॉर्मेट, जैसे तुम लोगों को मोल कंसेप्ट में एक सवाल कराया था कि ABCD चार पॉसिबिलिटी है, दो रिएक्टेंट और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट दिया हुआ है, बाकी सारे मिसिंग है। सिमिलर टाइप से था सवाल कि हम कोई एक फॉर्मेट दे रखे होंगे, तुमको मिसिंग पार्ट बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन में शायद हमको ऐसा देख के लग रहा है कि मैंने ये कंडेंस्ड फॉर्म दे रखा था और बाकी पार्ट बनाने थे। तो CH3 के साथ CH2, तो इसको बनाने का तरीका क्या फॉलो करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट, सबसे लेफ्ट साइड में कार्बन है, इसके साथ तीन हाइड्रोजन दिया, तो कार्बन के पास एक ही बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनाए। फिर उसके बाद कार्बन रखे जिसपे दो हाइड्रोजन है, तो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन का बॉन्ड कवर हुआ, कार्बन के साथ कार्बन का भी बॉन्ड कवर हुआ, तो तीन बॉन्ड कवर हो गया। उसके बाद क्या है, फिर से CH2, तो कार्बन के साथ चारों बॉन्ड कवर हो चुका, उसके बगल वाले कार्बन पे गए, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक कार्बन के साथ बॉन्ड, उसके अलावा अब एक बॉन्ड बनाना बाकी है, तो फिर से CH2, और उसके लास्ट में CH3, ऐसा सिंगल सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना के काम कर लिया। तो टोटल पांच कार्बन एक्सपेंडेड फॉर्म में सारे हाइड्रोजन को दिखा दिया, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एक कार्बन से शुरू किया,
तो यहाँ से पहला कार्बन फिर दूसरे पार्ट को एक बेंड से दिखाए, तीसरे पार्ट को फिर एक बेंड से दिखाए, चौथे पार्ट को फिर एक बेंड से दिखाए और पांचवें में कार्बन एंड का चेन एंड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करके आराम से मेंशन कर दिया है। उसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन को यहाँ दिया था, तो खैर हम जैसे तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो ताकि तुम लोगों को और स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। तो फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन नीचे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से ट्राई करने के लिए होमवर्क में देंगे आराम से, ठीक है। हम 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस में हो सकता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो सकता है कंडेंस्ड फॉर्म हो सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो नहीं देंगे हम, हो सकता है इन दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट हो और तुमको उसका दूसरे पार्ट्स को बनाते हुए काम करना है, ठीक है। ट्राई करके देखो अपने कॉपी में। कौन सा फॉर्मेट दे रखा है, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है, ओके। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना के देखो और इसका कंडेंस्ड फॉर्म बना करके देखो। अगर पहला वाला स्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें जैसे सबसे पहले पोजीशन पे एक कार्बन है, एक बेंड हुआ वहां एक कार्बन है। इनफैक्ट ये भी चीज ध्यान रखना, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट एंड हो रहा होगा वहां पे एक एक कार्बन होगा, हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे कभी कभी इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये चीज। तो जैसे इस रिप्रेजेंटेशन को अगर ढंग से देखो तो लगेगा कि सर आपके हिसाब से तो जहाँ लाइन एंड हुआ वहीं पे तो एक कार्बन था। तो अगर ढंग से देखेंगे तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट है ये दोनों तो यहीं पे एंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बन है, उसके अलावा और भी कार्बन एग्जिस्ट कर रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ टोटल 4 कार्बन है। क्यों ऐसा स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया, उसके पीछे एक लॉजिक है, उसमें हम लोग थोड़ा आगे जाने पे आएंगे। तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में टोटल 4 कार्बन दिख रहा और उसमें भी पहले कार्बन पे 2 बॉन्ड दिख रहा। अगर 2 बॉन्ड दिख रहा मतलब 2 बॉन्ड्स बाकी हैं बनाने, टेट्रावेलेंसी में 2 हाइड्रोजन्स होंगे। सेकेंड कार्बन पे टोटल 3 बॉन्ड्स दिख रहा, 3 लाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा। तो अगर 3 बॉन्ड दिख रहे हैं मतलब 1 बॉन्ड बाकी है तो 1 हाइड्रोजन हो गया। उसके अगले वाले कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन्स होंगे। उसके अगले वाले कार्बन पे 1 बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब टोटल 3 हाइड्रोजन्स होंगे। ऐसा आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला पार्ट, उसके बगल वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट वहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ऐसा मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का आराम से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कंसिडर किया जा सकता है। और अगर कंडेंस फॉर्म बनाना है तो CH2, उसके अलावा CH, उसके अलावा CH2, उसके अलावा CH3, ऐसा स्ट्रक्चर आराम से बोला जा सकता है। उल्टा बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, उल्टा बनाते वक्त हम लोग को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंसिडर करते हुए काम करना पड़ता है, लेकिन ये बनाने आना चाहिए। सेकंड वाले केस को ट्राई करके देखो, फिर हम लोग एक कंडेंस्ड फॉर्म देंगे, उससे उल्टा काम करना होगा। अगर बन गया होगा तो बता देना ताकि डिस्कशन शुरू कर ले। सर हाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH हाँ, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर CH3। बस यही। मतलब ये CH से ही CH के नीचे मतलब एक ब्रांच तो चेन CH के बनाएंगे। नीचे एक और डालेंगे। CH के नीचे या ऊपर हम लोग CH3 ऐसा डाल सकते हैं। हाँ। ये तो तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्म का एक पार्ट हो गया।
जो दूसरा कंडेंस्ड फॉर्म है वो कैसे बना सकते हैं उस चीज की बात करते हैं, ठीक है। उसको दो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CH3, इसके बगल में CH2 है, उसके बगल में CH है। अब उसमें दो काम कर सकते हैं। एक तो ये काम कि इस CH के ऊपर दो CH3 है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में जब भी कभी एक ही चीज दो बार रिपीट होगा, ठीक है, या फिर एक ही पार्ट से दो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स आएंगे, तो हम लोग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक OH हुआ एक CH3 हुआ तो हम लोग ब्रैकेट यूज करके काम कर सकते हैं। तो CH3 के दो यूनिट्स हैं तो ऐसा लिख सकते हैं, एक तरीका पहला। दूसरा CH3 CH2 CH, और इसके ब्रैकेट में एक ही CH3 लिखा और उसके अलावा फिर से CH3 लिख दिया। तो इसका मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये 3 कार्बन और ये लास्ट कार्बन ये एक चेन का पार्ट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जैसे यहाँ दिख रहा था हम लोग को पहले वाले केस में, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं। और एक CH3 अपने जस्ट जहाँ पे ब्रैकेट है उसके जस्ट लेफ्ट साइड वाले कार्बन से ये CH3 वाला पार्ट अटैच्ड होगा। तो इस CH के ऊपर ये CH3 वाला पार्ट ऐड कर दो, और बाकी 4 कार्बन हम लोग एक लाइन से तो मेंशन कर ही रखे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होगा। जैसे मान लो कि हम लोग और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर दे रखा CH3, उसके अलावा CHOH, मान लो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा, ऑल्दो काफी कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको हम समझा रहे हैं एक करके, ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे शुरू तो हमेशा लेफ्ट से राइट करना है, तो सबसे पहले कार्बन लिखा और इस पे 3 हाइड्रोजन लिखा। तो इस केस में अगर कार्बन वाले पार्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन मेंशन करके हम लोग काम कर रहे हैं, तो कार्बन का 3 बॉन्ड तो कवर हो चुका है, मतलब एक बॉन्ड बनाना बाकी है। तो अगर एक बॉन्ड बनाना बाकी है तो एक बॉन्ड बना दिया। बगल में क्या दिख रहा, फिर से कार्बन दिख रहा, तो यहाँ कार्बन लिख दिया। इस कार्बन वाले पार्ट पे क्या दिख रहा, तो एक हाइड्रोजन तो दिख रहा, तो उसको तो बना दिए। उसके अलावा क्या दिख रहा है, तो ब्रैकेट में OH दिख रहा है। इसका मतलब ये OH वाला पार्ट जस्ट अपने बगल वाले CH के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो इस CH के ऊपर OH को डाल दिया, तो अब कार्बन का टोटल 3 बॉन्ड कवर हो चुका है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर हम लोग ऐसा मेंशन कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड CH। क्योंकि कार्बन का एक ही बॉन्ड बनाना बाकी था तो सिंगल बॉन्ड पहले ही हम मेंशन कर दिया है, वो धीरे धीरे तुमको आदत पड़ जाएगा प्रैक्टिस करते करते। तो कार्बन नंबर 3 जो है उसको लिख दिया सिंगल बॉन्ड पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसके ऊपर एक कार्बन तो दिख रहा, तो यहाँ एक कार्बन डाल सकते हैं हम लोग। बट अगर ढंग से देखो तो ये जो कार्बन नंबर 3 है, इस कार्बन नंबर 3 का केवल एक ही बॉन्ड कवर हुआ है अभी तक। तो अगर एक बॉन्ड कवर हुआ है, सॉरी एक नहीं, दो बॉन्ड कवर हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ कवर हुआ है, तो कार्बन को दो बॉन्ड बनाना है, जबकि और कोई ग्रुप यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो और कार्बन को दो बॉन्ड बनाना है तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के काम करके देख सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो उसके अगले वाले कार्बन पे जाके देखते हैं। इस कार्बन के जस्ट ब्रैकेट में बगल में CH3 है, तो ये इस कार्बन के ऊपर गया, तो यहाँ पे एक CH3 बना दिया। उसके अलावा इसके जस्ट बगल में कार्बन है, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन डाल दिया। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होना मस्ट था, क्योंकि दोनों कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो पाता अदरवाइज। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाना सही फिट बैठ गया। उसके आगे क्या है, तो CH Cl OH, तो कार्बन के ऊपर एक H है, OH वाला पार्ट दे रखा, तो ये अपने बगल वाले एटम पे जाना चाहिए था, बट बगल वाला एटम कार्बन नहीं है, हेलोजन है। तो इसका मतलब इसके ऊपर ग्रुप नहीं जाएगा, अपने जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर जाएगा। तो CH के ऊपर हम लोग OH को डाल देंगे, और उसके जस्ट बगल में Cl है तो यहाँ Cl को डाल देंगे। तो अगर ढंग से देखो तो ये जो सबसे लास्ट कार्बन है इसके ऊपर एक बॉन्ड OH के साथ, एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और एक बॉन्ड कार्बन के साथ। तो सारे कार्बन वाले पार्ट का बॉन्ड हम लोग आराम से कवर हो गया। ये हम लोग का स्ट्रक्चर मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया होगा तो आराम से पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो स्ट्रक्चर डिफिकल्ट आएगा, इससे भी डिफिकल्ट स्ट्रक्चर आ सकता है, लेकिन इतना समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आगे का पार्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई भी किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। डाउट किसी को? जल्दी बोलो। चलो, अगर डाउट नहीं है तो एक छोटा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हमको लगता था कि शायद ये चीज मालूम होता तुम लोगों को, जैसे अल्केन है और अल्कीन था, तो डिफरेंस बताया कि अल्कीन वाले पार्ट में हम लोग के पास डबल बॉन्ड होता है, जबकि अल्केन वाले पार्ट में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअल में? तो जैसे एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जो डिस्कशन हुआ था हम लोगों का, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड होता है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड में ही टाइप्स निकल के आता है एक्चुअल में। कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, मान लो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बन रहा, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या दो एटम्स के बीच में हम लोग आराम से डबल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर दो एटम्स के बीच में हम लोग आराम से ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे अब हम लोग को थोड़ा एक एक्स्ट्रा पार्ट का यहाँ पे डिस्कशन करना है, बेसिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट है। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें, तो इस केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें एक्चुअल में हम लोग 11th क्लास में जाने के बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं बोलते। वहां पे हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एक टर्म यूज करना शुरू करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जिस चीज को इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को पाई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जब भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो हमेशा पहला बॉन्ड, हमेशा, ठीक है, पहला बॉन्ड और केवल एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब पहला बॉन्ड कभी भी रहा तो सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही बन सकता है दो एटम्स के बीच में, दूसरा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, लेकिन यह भी ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो दूसरा बॉन्ड और जो तीसरा बॉन्ड बना, उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोला करते हैं। मतलब अगर हम लोग पहले स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले स्ट्रक्चर में एक सिग्मा बॉन्ड है, और उसके अलावा जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट है वो हम लोग आराम से 0 के बराबर लिख सकते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो दूसरे में भी दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हमेशा, ठीक है। तो इस केस में एक सिग्मा बॉन्ड है, और एक सिग्मा बॉन्ड के अलावा बाकी जितने बॉन्ड्स होंगे वो सारे के सारे पाई बॉन्ड्स हैं। तो डबल बॉन्ड में एक ही, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है तो एक ही तो बॉन्ड बच गया, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाकी सारे बॉन्ड्स पाई बॉन्ड होंगे, मतलब दो पाई बॉन्ड्स आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक इस चीज का ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग अब सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वाले पार्ट की बात करेंगे। इसी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करके हम लोग आगे जाने के बाद मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल शेप कैसा हो सकता है, इस चीज का भी कंसिडरेशन लेना शुरू करते हैं। अभी के लिए तुमको बस याद रखना है, या सिंगल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड है, या सिग्मा बॉन्ड है, या पाई बॉन्ड है, क्या होता है पाई बॉन्ड, क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, वो चीज तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आराम से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर इस चीज में डाउट नहीं है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में, तो मेरे सवाल का जवाब दो कि इसमें कितने कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने कितने पाई बॉन्ड होंगे इन सारे केसेस में। कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, बताओ सोच के। पहले पाई बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड कितने होंगे? अमलदीप, आवाज नहीं आया। सर 4। पाई बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड? हाँ सर, 5.4 होगा। पाई बॉन्ड 4? जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पाई बॉन्ड होता है, जहाँ केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब, अच्छा हाँ ठीक है, दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दो एटम्स के बीच में, अगर तीसरे एटम के बीच में है तो उसको हम लोग डबल बॉन्ड में काउंट नहीं करेंगे। जैसे उसको ऐसा समझो, पहला स्ट्रक्चर अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, बताओ भाई।
पहला स्ट्रक्चर अल्केन है, अल्कीन है या एल्केन अल्काइन है? सर, अल्केन है। अल्केन सर, कैसे मालूम पड़ा अल्केन है? क्योंकि सिंगल सारा बॉन्ड। सिंगल ही बॉन्ड है। क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है। तो ये मत देखना कि टोटल मिला के 4 बॉन्ड दिख रहा है, हर एक दो दो एटम्स में। तो यहाँ कार्बन कार्बन 2 एटम्स, इसके बीच में कितना बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड है। इससे हम लोग 2 एटम्स के बीच के पहले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। दूसरा बॉन्ड अगर होता उन दोनों एटम्स के बीच में, तब उसको पाई बॉन्ड बोलना शुरू करते। तो इस केस में पाई बॉन्ड कितना है बताओ? 0। जीरो। पाई बॉन्ड 0। सिग्मा बॉन्ड जीरो। कितना है? हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को भी काउंट करेंगे? एग्जैक्टली कार्बन कार्बन में दिख नहीं रहा हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन को डेफिनेटली काउंट करेंगे क्योंकि 2 एटम्स के बीच के बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो एक कार्बन का बॉन्ड दिख रहा, दूसरा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, तीसरा कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, 3 तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन भी तो सिग्मा बॉन्ड से ही अटैच्ड होगा ना, क्योंकि दोनों एटम्स के बीच में एक एक बॉन्ड है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में टोटल 3 हाइड्रोजन, बीच वाले पार्ट में टोटल 2 हाइड्रोजन, उसके बाद भी 2 हाइड्रोजन। तो 3 3 6, 2 8 और 2 10, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के टोटल 10 बॉन्ड है। टोटल मिलाकर के 13 सिग्मा बॉन्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। समझ आया सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड? तो अभी और एग्जांपल करेंगे, जहां डाउट होगा पूछते चले जाना है। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे? कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड एक होगा। पाई बॉन्ड एक होगा, बिल्कुल। और सर सिग्मा बॉन्ड 6 होगा। सिग्मा बॉन्ड 6 होगा, पक्का? पता नहीं। पता नहीं, पता किसी को है? रट करके थोड़े ना बैठना, काउंट करो उसमें, पता नहीं। सर 8। 8 पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हम सर मार्क 9 होगा। 9 होगा, मार्क कर रहे हैं हम। ठीक है, पहले तो कार्बन हाइड्रोजन देख लेते हैं। तो सबसे लेफ्ट वाले कार्बन पे टोटल एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। बीच वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी 4 बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है। और सबसे राइट वाले साइड में एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। तो कार्बन हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए? 6 के बराबर। ठीक है, सबसे पहला चीज। उसके बाद क्या है, तो अब कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है, फिर यहाँ भी कार्बन कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड हम लोग 2 बोल सकते हैं। और कार्बन ऑक्सीजन भी तो है। तो जब डबल बॉन्ड होगा, मतलब दोनों एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक पार्ट सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पार्ट को हम लोग पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड, टोटल मिला के 9 सिग्मा बॉन्ड आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होंगे? थोड़ा बड़ा सवाल है, पर ढंग से ट्राई करके, और कुछ कुछ ऐड करते रुको, ट्राई करके देखो। सर 3 पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना? 3। 3 सर। 3, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड? उसमें दोनों पार्ट बता देना आपको, कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड है और क्या क्या, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं। चलो तुम लोग टोटल ही बताओ, पहले टोटल बताओ।
20 सिग्मा बॉन्ड 20। शायद। हाँ मैं अमलदीप, लगाओ कुछ बोली लगाओ तुम भी। 20 तक मामला है। 21, 22 बोलते जाओ। कर रहा हूँ सर, हो रहा है, बस हो गया। सर 21। चलो एक और एक्स्ट्रा बढ़ा है, और कुछ बोली लगाना है किसी को? चलो ध्यान दो, हम मेंशन करते जा रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, कार्बन कार्बन को मेंशन कर देते हैं, ठीक है, और हम उसको अलग अलग कलर से मेंशन कर रहे हैं। तो कार्बन कार्बन वाला पार्ट सबसे पहले यहाँ पे है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ पे, चौथा, फिफ्थ, सिक्स। उसके अलावा 7 सिग्मा बॉन्ड, 8 और 9। तो कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड हमको 9 दिखाई दे रहा, पहला चीज। उसके अलावा एक ये भी दिख रहा है हमको कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इधर साइड एक रेड कलर से हम सिग्मा बॉन्ड मेंशन कर सकते हैं। तो इस केस में एक तो कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा अगर हम कार्बन हाइड्रोजन का काउंटिंग करना शुरू करें तो कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट में हम लोग के पास सारे हाइड्रोजन को मेंशन कर रहा है। यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन दिख रहा था। इस कार्बन के ऊपर, जिसको मार्क किए, इस कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड है। इसका मतलब टोटल मिला करके 1 हाइड्रोजन होगा। उसके जस्ट बगल वाले पे भी 3 बॉन्ड है, तो टोटल मिला के 1 हाइड्रोजन होगा। उसके जस्ट बगल वाले पे 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन होगा। उसके जस्ट नीचे वाले पे 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन होगा। उसके नीचे वाले पे 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन होगा। जिस पे ऑक्सीजन था, इस कार्बन के भी ऊपर भी 3 बॉन्ड है, तो 1 हाइड्रोजन। उसके ऊपर वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, और इधर भी 1 हाइड्रोजन। तो टोटल 3, 4, 5, 2 7, 2 9 और 2 11। तो इस केस में कार्बन हाइड्रोजन वाले पार्ट 11 निकल के आ गए। तो कितना हो गया भाई? टोटल 21। मिला के 21। और ऐसा थोड़े ना बोला है केवल कार्बन होता है, इधर कुछ होगा। हाँ एक और होगा। वहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन वाला पार्ट अटैच्ड है, तो यहाँ वाले पार्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। टोटल मिला करके 22 आंसर निकल के आ जाना चाहिए। समझ आया यहाँ तक का पार्ट? यस सर। यस सर। एक छोटा सा टॉपिक बाकी रह गया है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बैकअप क्लास में लगाएंगे उस चीज को। बट अंशिका, तुमको एक क्लास हो सकता है थोड़ा ऑनलाइन देखना पड़े, क्योंकि कल जो क्लास होगा उसमें नोमेनक्लेचर का पार्ट हम लोग शुरू कर चुके हैं। अमलदीप क्लास कर चुका था, तो उसको शायद से दिक्कत नहीं होगा, बट फिर भी उसको के कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। लेकिन वो एक लेक्चर हो सके तो देख लेना। और आज मेरी क्लास है 3 बजे से 8 बजे तक, तो अगर 8 बजे के बाद खाली होंगे, तो अगर तुमको डाउट पूछना होगा, मान लो लेक्चर देख पाए, तो उसके बाद अगर तुमको डाउट पूछना होगा तो उससे डाउट, तुम रात को कितने बजे तक जागते हो तुम? सर 12 बजे 11 सोता हूँ साढ़े सर। 11। 11, 11:30, ठीक है। तो अगर तुमको लगता है कि 8, 9, 10 बजे तक वो लेक्चर देख पाए, तो अगर उस लेक्चर में डाउट रह गया, उसका हम नोट्स भिजवा देंगे अलग से, विशाल से तुमको भेज देंगे सारा नोट्स। तो उसके नोट्स को तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, केवल लेक्चर देखना, मतलब लेक्चर सुनना। तो लेक्चर में हम बोल क्या रहे हैं, सिंपल थ्योरेटिकल चीज है, बस उसको एक बार सुनना है, ताकि आगे जब उन चीजों को हम लोग डिस्कस करें तो कुछ भी उसमें डिफिकल्टी ना आए। और कुछ उसमें एग्जाम्पल्स जो है उनको रिवर्सली थोड़ा सॉल्व करके देखना। अगर इन केस थोड़ा डाउट रहता है, तो रात को 11, 11:30 बजे से पहले, या 10, 7, सवा 10 बजे के अराउंड हम डाउट क्लास आज ही दे देंगे, ताकि कल क्लास से पहले वो एक नोमेनक्लेचर का सबसे बेसिक पार्ट तुम डिस्कस कर पाओ, ताकि तुमको नोमेनक्लेचर में दिक्कत ना हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास हम एक बार निहार सबसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कहाँ तक हो पाया है। अगर मान लो क्लास सुनना भी होगा तो हम तुमको बोल देंगे कि ठीक है क्लास में बैठ जाना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और अगर लगता है कि नहीं पुरानी चीजें जरूरी होती, तो क्लास करने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा है कि तुम ऑनलाइन लेक्चर देख लो जो ऑर्गेनिक वाला बोले हैं, ताकि उधर से उस चीजों को आराम से कवर कर पाओ। क्योंकि फिर उसके बाद जैसे ऑर्गेनिक वाला पार्ट का बैकअप खत्म होगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट का बैकअप हम देना शुरू कर देंगे तुम लोगों को। तो पहले बैकअप हम लोग ढंग से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही क्लास में आराम से कंटिन्यू कराएंगे, तो वरना क्लास में थोड़ा दिक्कत होगा तुम लोगों को। तो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जस्ट शुरू हुआ है अभी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जस्ट शुरू हुआ है, तो पहले इसका बैकअप खत्म करवाएंगे, फिर मैथ्स और फिजिक्स वाले पार्ट का तुम लोग का बैकअप एक लाइन से खत्म होना शुरू होगा, और उसके बाद नॉर्मल बैचेस में आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक के पार्ट में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तुमको ये नोट्स भेज दिया जाएगा इसमें। लेकिन शायद हमको जहां तक लगता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए। हाँ, इसमें ये टॉपिक हम पढ़ा रखे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड वाला पार्ट ये एग्जांपल्स में करा रखे हैं, उसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स से।
और उसके अलावा अच्छा हाँ, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है, तो ये नोट्स तुमको विशाल सर से भिजवा देंगे, ये नोट्स तुम अपने पास रख लेना। ये नोट्स मतलब कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट कॉपी में नोट डाउन करने की जरूरत है, वो चीज हम तुम लोग को अलग से जब पढ़ाएंगे तो बोल देंगे इसमें ये चीजें नोट कर लो। बट ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये मतलब तुमको 2 साल जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इसको नोट डाउन मत करना, मतलब मेरे हिसाब से नोट डाउन करने का फायदा नहीं है, टाइम उसमें खराब करने की जरूरत नहीं होगी। बट जो नोमेनक्लेचर वाला जो हम तुमको लेक्चर भेजेंगे उससे अगर कुछ नोट डाउन करना है तो आराम से उसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। बट वो लेक्चर देख लेना, आज क्लास हम एक बार पूछ लेते हैं, निहार सर से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, क्लास करना है तुम लोगों को एटॉमिक का कि नहीं करना है, वो हम तुमको इन्फॉर्म करवा देंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आराम से। बताओ भाई, कोई डाउट है? नो सर। नो चलो सर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा तुम लोगों को, ठीक है।